नमस्कार। बायो खजाना चैनल में आपका स्वागत है। और आज का मेरा विषय है प्रोकैरियोट कोशिका। तो पहले ये जानिए कि प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका का किसके आधार पर डिवीजन हुआ। तो पहले ये जानें कि जो कोशिका को दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, तो किसके आधार पर डिवीजन किया गया है कि प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका का विभाजन जो है उसके केंद्रक के विकसित और अल्प विकसित होने के आधार पर किया गया है। यानी जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित है वो यूकैरियोट और जिसका केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं है वो प्रोकैरियोट के रूप में यानी बांटा जाता है। तो आइए आज हम देखते हैं प्रोकैरियोट कोशिका यानी प्रो। अब आपको तो ये समझ में आ गया कि ये डिवीजन जो हुआ है, कोशिका का विभाजन जो हुआ है, कोशिका के दो भागों में जो बांट दिया गया है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, यानी इसके केंद्रक के विकसित और अल्प विकसित होने के आधार पर किया गया है। तो आइए हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव कैरियोन मीन्स कोशिका, न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब शुरुआती प्रो मीन्स प्रिमिटिव, शुरुआती, कैरियोन मीन्स केंद्रक, यानी शुरुआती केंद्रक। ये रहा शुरुआती केंद्रक। ये शुरुआती केंद्रक था। तो शुरुआती केंद्रक था तो पूरी तरीके से डेवलप तो रहा नहीं होगा। तो जैसे शुरुआत में हम देखते हैं कि कोई भी चीज इन्वेंशन होता है, खोज होता है, किसी भी चीज का शुरुआत में जब विकास होता है तो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। बिल्कुल इसी तरीके से ये आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका के विषय में भी है। ये शुरुआती कोशिका, इसका केंद्र पूर्ण विकसित नहीं है, तो इसे कहा जाता है फाल्स न्यूक्लियस भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये फाल्स है, फाल्स यानी असत्य केंद्र है। फाल्स यानी असत्य, असत्य या इसे ही असत्य या फाल्स या इसे ही इसका केंद्र पूरी तरीके से, ये देख रहे हैं ये इसका केंद्रक, ये केंद्रक कला द्वारा घिरा नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये केंद्रक के ही आधार पर तो बटा है प्रोकैरियोट यूकैरियोट। तो अब ये पूरा डेवलप्ड नहीं है तो इसके यानी केंद्रक को इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इनसिपिएंट न्यूक्लियस या इसे जीनोफोर भी कहा जाता है। कहने का मतलब जीनोफोर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जीनोफोर किस में पाया जाता है, तो कहने का मतलब जीवाणु कोशिका का जो ये केंद्रक है ये पूर्ण विकसित नहीं है, यानी केंद्रक कला द्वारा घिरा नहीं होता, तो इसे जीनोफोर भी कहा जाता है। अब आपने इसके विषय में देखा। अब आइए हम एक तरफ से इसकी संरचना के विषय में देखते हैं, बाहर से ही लेते हैं। ये देखिए, ये बाहर का जो लेयर है ये है सेल वॉल। ये सेल वॉल कर दें, सेल वॉल। और ये है स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। ये देखें, ये सेल वॉल सबसे बाहरी भित्ति होती है, दीवार होती है, यानी ये हार्ड रिजिड ये कहा जाए। ये देखिए, ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है जो इसको चारों तरफ से प्रोटेक्शन का कार्य करती है। और उसके पहले ये जो लेयर है देख रहे हैं, ये लेयर स्लाइम लेयर है। ये स्लाइमी लेयर, ये इसके चारों तरफ से ये भी लिसलिसा पदार्थ, ये जेलेटिनस
शीत होती है, ये कवर होती है, ये स्लाइम लेयर होता है, ये जीवाणु कोशिका है, जीवाणु कोशिका की संरचना है, ये सेल वॉल है कोशिका भित्ति। इसके सेल वॉल के विषय में क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और ये जानिए कि सेल वॉल में ये कहा जाता है कि पूछा गया है कि वह कौन सा जीव है जिसमें दो अलग प्रकार की शर्करा पाई जाती है। तो वो शर्करा ये इसकी सेल वॉल में पाया जाता है, यानी जीवाणु के सेल वॉल में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, जिसका नाम है, ये दो शर्करा का नाम है, दो शर्करा जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती, जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती, तो वो क्या है, वो है एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन, एन-एसिटिल म्यूरेबिक एसिड। तो एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, ये क्वेश्चन पूछा है। इसके यानी ये जानिए, इसके कोशिका भित्ति में, ये सेल वॉल में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है जो अन्य जीवधारियों में नहीं पाई जाती। उसका नाम है एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन और एन-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। ये दो प्रकार कोड जान लीजिए, कोड नाग नाम। नाग नाम NAM, कहने का मतलब एन-एसिटिल ग्लूकोसामीन नाग, एन-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड नाम। ये दो प्रकार की शर्करा पाई जाती हैं इसके विषय में। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके इस स्तर में, यानी यहाँ देखते हैं उसके ये वाला ये जो लेयर है इसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये संरचना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बीच में फोल्डिंग कर रही है, देख रहे हैं, मुड़ करके एक संरचना बना रही है, ये मुड़ी है। इस संरचना को कहते हैं मीसोसोम। ये मीसोसोम है, मीसोसोम। ये मीसोसोम कहा जाए कि यूकैरियोट कोशिका में विकसित कोशिकाओं में जो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है, यानी उस कोशिका में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करती है, इस प्रोकैरियोट कोशिका में, जीवाणु कोशिका में वही कार्य मीसोसोम करता है। यानी ये कहा जाए कि मीसोसोम यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के समजात है, यानी समान कार्य करती है। ठीक है, ये पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के समान वो कौन सा कोशिकांग है जो जीवाणु में या प्रोकैरियोट कोशिका में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप लिखेंगे मीसोसोम। ठीक है, और फिर इसके बाद ये है फ्लैजिला। ये देख रहे हैं फ्लैजिला, ये फ्लैजिला का काम होता है इस जीवाणु को यानी गति निर्धारित करना या उसको दिशा देने का कार्य, डायरेक्शन डिटरमाइन करता है, किस दिशा में उसको मूवमेंट करना है,
इसका निर्धारण ये फ्लैजेला करता है। यानी अब आपने देख लिया फ्लैजेला का कार्य। फ्लैजेला कहाँ होता है? ये फ्लैजेला है। और ये है पिलस। ये पिलस क्या है ये जानिए। ये दो जीवाणु जब आपस में कॉन्जुगेशन की क्रिया के फलस्वरूप, जब जनन क्रिया के फलस्वरूप इनके आनुवंशिक पदार्थों का यानी जेनेटिक मटेरियल का अदला बदली होता है, यहीं से ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये भाग पिलस होता है। पिलस वो है पार्ट है जिससे कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप दो बैक्टीरिया संयुग्मन करके अपने आनुवंशिक पदार्थों का अदला बदली करते हैं जनन कार्य के लिए। ये आवश्यक अंग है इसका। फिर उसके बाद ये कहा जाए ये इसका साइटोप्लाज्म है यानी जीवद्रव्य। साइटोप्लाज्म ये अब इसमें देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। ये राइबोसोम इस जीवद्रव्य में पूरी तरीके से पड़ा रहता है, डूबा हुआ रहता है, ये राइबोसोम है। फिर अब आपने ये देखा कि ये राइबोसोम 70 इस प्रकार का है, यानी दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट 50 सब यूनिट से मिलकर और 30 सब यूनिट स्मॉल ये मिलकर 70 यस का निर्माण करते हैं। 70 यस टाइप के राइबोसोम इसमें पाया जाता है। ये राइबोसोम के विषय में जब हम ऑर्गन्स के विषय में देखने लगेंगे तब इसे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब हम ये देखते हैं ये इसके मध्य का पार्ट ये देख रहे हैं, यही है इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी यही है इसका केंद्रक। ये न्यूक्लियस या इसे कहा जाए जीनोफोर या इंसिपिडियल न्यूक्लियस, या यही इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल। चलिए हम डीएनए ही लिख देते हैं, डीएनए। ये डीएनए कहा जाए यानी कि डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के होता है। इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। और ये आप देख रहे हैं ये जीवाणु कोशिका का केंद्रक केंद्रक कला द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, यानी इसमें केंद्रक की झिल्ली, केंद्रक का कला, केंद्रक का ये न्यूक्लियर का मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, केंद्रिका केंद्रक नहीं है, केंद्रिका नहीं है। कहने का मतलब ये यहाँ जो विकसित कोशिकाओं में केंद्रक कला द्वारा केंद्र घिरा होता है वो अनुपस्थित है। और फिर केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ न्यूक्लियोलस अनुपस्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जीवाणु कोशिका की संरचना जो है, ये जीवाणु कोशिका को हम इस सिपिएंट न्यूक्लियस या जीनोफोर या प्रिमिटिव न्यूक्लियस या प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत इसीलिए रखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जिस जीवाणु कोशिका की संरचना हमने देखा, अब इस जीवाणु कोशिका के विषय में ये जानिए, क्या आप इस जीवाणु को आप नेकेड आंखों से देख सकते हैं? नहीं, जीवाणु ओमनी प्रेजेंट होता है, जीवाणु को नेकेड आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये क्वेश्चन एक अब आता है कि जीवाणु प्लांट है या एनिमल? सोच के बताइए, ये जंतु है या वनस्पति? हाँ, ये हम बताते हैं, ये वनस्पति है। वनस्पतियों का लक्षण होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति का पाया जाना वनस्पति जगत का, प्लांट किंगडम का एक मुख्य लक्षण होता है। यानी वनस्पतियों में कोशिका भित्ति, कोशिका की दीवार पाई जाती है। और ये सेल वॉल देख रहे हैं जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, और सेल वॉल पाया जाना वनस्पतियों का एक मुख्य लक्षण होता है, इसीलिए इसे वनस्पति कहा जाता है, जीवाणु पौधा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन
आप ये जान लीजिए। आइए हम इसके जीवाणु कोशिका के बाद एक और आता है प्रोकैरियोट कोशिका में उदाहरण। इसके लिए कहा जाता है, ये सेल है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये देखते हैं स्ट्रक्चर BGA। भारत सरकार जैव उर्वरक जैविक खाद के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन कर रही है, क्योंकि ये केमिकल रासायनिक खाद की तुलना में आपको आपके शरीर में, जीवधारियों के शरीर में नुकसान नहीं करता है। तो ये जैविक उर्वरक कैसे है, यानी ये कहा जाए ये BGA नीली हरी शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये धानों की फसलों में जो काई आप कहते हैं। कुछ ये भी जानिए कि ये इसकी संरचना इस प्रकार होती है। ये संरचना, ये वाला स्तर, ये बाहर का लेयर, ये जिलेटिनस शीट होता है, ये जिलेटिन होता है, म्यूसिलेज होता है, जिसमें ये लिसलिसा चिकना स्लाइम इसे नम बनाए रखने का कार्य करता है। फिर उसके बाद ये लेयर इसका, यहां भी ये लेयर सेल वॉल है, कोशिका की भित्ति सेल वॉल, ये सेल वॉल। और ये इसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी जो जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रहने का कार्य कर रहा है। और इसमें भी, इसके जीव द्रव्य में 70 प्रकार के राइबोसोम डूबे हुए रहते हैं, पड़े हुए रहते हैं। ये 70 राइबोसोम और इसका केंद्रक भी इंसिपिएंट होता है, कहने का मतलब अल्प विकसित होता है। और ये जानिए, इसमें जो ऊर्जा प्रदान करने का वो कोशिकांग है, ये है मीसोसोम। जैसे आप प्रोकैरियोट कोशिका के जीवाणु कोशिका में आपने देखा। तो इस प्रकार आपने ये BGA ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल BGA यानी नीली हरी शैवाल में ये कहा जाए कि इसके अंदर फोटोसिंथेटिक लैमेली होते हैं, फिलामेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के। ये क्लोरोप्लास्ट होता है जो अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर लेता है। और ये सेल वॉल तो देख ही रहे हैं, कहने का मतलब ये BGA और बैक्टीरिया सेल ये प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है, जिसकी कोशिकाएं पूरी तरीके से विकसित नहीं होती हैं, कोशिका में केंद्रक विकसित नहीं होता है। और फिर ये बताएं, ये आप देख रहे हैं प्रोकैरियोट कोशिका में ब्लू ग्रीन एल्गी हो चाहे जीवाणु कोशिका हो, पूर्ण विकसित कोशिकांग अनुपस्थित है। पूर्ण विकसित कोशिकांग का मतलब, जैसे यूकैरियोट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एटीएस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट और पराक्सीसोम, ये सब कोशिकांग जो होते हैं यहाँ अनुपस्थित है। यानी प्रोकैरियोट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एटीएस राइबोसोम इत्यादि कोशिकांग यहाँ अनुपस्थित हैं, लेकिन यूकैरियोट में उपस्थित होते हैं। अब अगला एक क्वेश्चन बता दें आप कि क्या कारण है कि आज तक जितने भी जीवधारी हैं सबके ट्रीटमेंट के लिए, जीवों के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल हैं, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन पौधों के ट्रीटमेंट के लिए एक्सटर्नल कोई ऐसा मरहम नहीं होता, उसमें कोई बैंडेज प्लास्टर नहीं बनता, या ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है सर्जिकल या कोई हॉस्पिटल की व्यवस्था क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों नहीं है? तो आइए हम बताते हैं ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि वनस्पतियों में इसलिए नहीं है कि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती हो, चाहे जीवाणु कोशिका हो, या वनस्पति का मुख्य लक्षण ही होता है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण
कोशिका भित्ति हार्ड होती है, रिजिड होती है, जो किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल एंटीबायोटिक्स या लेप लगाने पर यह लेप या ये मरहम उस कोशिका भित्ति से इंटर नहीं कर पाता उसके प्रोटोप्लाज्म में। कहने का मतलब उस कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण, वनस्पतियों में कोशिका भित्ति के पाए जाने के कारण एक्सटर्नल लेप पौधों की अन्य कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो यानी उस चीज के लिए वो परमेबल नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं शो करता है। यही कारण है कि वनस्पतियों के लिए आज तक कोई हॉस्पिटल या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट के लिए कोई मरहम या कुछ ऐसा यूज नहीं किया जाता या नहीं लगाया जाता। अब आपका इस पूरे जो है लेक्चर या इस चैप्टर में आपको हम प्रोकैरियोट में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एक बार फिर से रिपीट करते हुए हम चलते हैं। आप ये जानें इसमें कि प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका उसके केंद्र के विकसित और अल्प विकसित होने के आधार पर बांटा गया है। आप जानते हैं प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यानी इसका शुरुआती न्यूक्लियस यानी पूर्ण विकसित नहीं होता है। इसको बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके न्यूक्लियस को क्या कहते हैं। ऑप्शन में 0-4 कई बार पूछा गया है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। ये इसका केंद्रक क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसके केंद्रक में, इसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है और इसका केंद्रक कला द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है और इसके केंद्रक में केंद्रक कला के साथ साथ केंद्रिका भी अनुपस्थित होती है। यही कारण है कि इसे असत्य न्यूक्लियस, फॉल्स न्यूक्लियस या इंसिपिएंट न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा गया है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि वो कौन से यानी ऐसा 2 शर्करा है जो अन्य जीवों में नहीं पाई जाती है, और उस 2 शर्करा के नाम ये है नाग और नाम, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन और N-एसिटिल म्यूरोमिक एसिड। ये जो 2 शर्कराएं हैं जो अन्य जीवधारियों में नहीं पाई जाती, वो जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट रहा। फिर उसके बाद मीसोसोम यूकैरियोट कोशिका में किसके समजात होता है, किसके समान कार्य करता है? तो आप कहेंगे मीसोसोम यूकैरियोट कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की जैसे कार्य करता है। मीसोसोम का कार्य वही होता है ऊर्जा प्रदान करता जो विकसित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। फिर उसके बाद कहा जाए कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, जबकि डेवलप्ड कोशिका में यूकैरियोट कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि कोशिकाएं अनुपस्थित होती है। ये तो आपसे ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन ज्यादा हैं